जून की दोपहर में स्टेट हाईवे 35 पर हवा लगभग स्थिर थी। यह संकरा घुमावदार रास्ता जो मैदानी इलाकों को सीमांत चौकियों से जोड़ता था। इसी हाईवे पर एक छोटे से कस्बे से कुछ किलोमीटर आगे देवप्रयाग पुलिस चौकी की एक अस्थायी नाकाबंदी लगी थी। चौकी के इंचार्ज थे इंस्पेक्टर रणधीर प्रताप। रणधीर प्रताप का व्यक्तित्व किसी पहाड़ी चट्टान जैसा ही था, कठोर, अडिग और अक्सर ठंडा। हाल ही में मैदानी जिले से सजा जैसी पोस्टिंग ने उनके अहंकार को और भी धारदार बना दिया था। उन्हें लगता था कि यह शांत इलाका उनकी काबिलियत के लायक नहीं है और वह इस कमी को अपनी बेपनाह सख्ती से पूरा करते थे। उनकी स्टार्च लगी वर्दी पर एक भी शिकन नहीं होती थी और उनके एविएटर चश्मे के पीछे की आंखें हमेशा स्थानीय लोगों में खौफ पैदा करती थीं। उस दिन नाकाबंदी का कारण गंभीर था। खुफिया जानकारी मिली थी कि आज इस रास्ते से वन्य जीवों की खालों और कुछ दुर्लभ कीड़ा जड़ी यार सागुम्बा की एक बड़ी खेप निकलने वाली है। ऊपर से सख्त आदेश थे। इंस्पेक्टर रणधीर प्रताप ने अपने मातहत कांस्टेबल पर लगभग दहाड़ते हुए कहा, बैरिकेड ठीक से लगाओ, एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, समझ गए? कांस्टेबल किशन लाल, जो पसीने से तरबतर था, रुमाल से चेहरा पोंछते हुए बोला, जी साहब, सब गाड़ियां रोक रहे हैं पर धूप बहुत है साहब, लोग परेशान हो रहे हैं। रणधीर ने उसे घूर कर देखा। परेशान वो होते हैं जो कानून तोड़ते हैं और तुम अपनी ड्यूटी करो। वर्दी पहनी है धूप छांव देखने के लिए नहीं। चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रणधीर का तरीका सिर्फ सख्त नहीं बल्कि अपमानजनक था। तभी सेब की पेटियों से लदा एक पुराना खटारा पिकअप ट्रक आया। उसे एक बुजुर्ग किसान बिशन दास चला रहे थे। रोक रोक इसको, रणधीर ने हाथ दिखाया। बिशन दास ने घबराते हुए गाड़ी रोकी। जी साहब, मंडी जा रहा हूं, सेब खराब हो जाएंगे। रणधीर ने ट्रक का दरवाजा खोला। क्या है इसमें, सेब है या सेब की आड़ में कुछ और? नीचे उतरो, सारी पेटियां खोलो। साहब रहम करो, बुजुर्ग की आवाज कांप गई। पेटियां दोबारा पैक करने में शाम हो जाएगी, आप देख लो साहब, सेब ही है। जबान लड़ाता है। रणधीर ने उसकी गाड़ी के एक पुराने डेंट पर हाथ मारा। कागज दिखाओ। अरे तुम्हारी तो हेडलाइट भी टूटी हुई है, चलो निकालो, 5,000 का चालान। नहीं साहब, 5,000 कहां से लाऊंगा, गरीब आदमी हूं। तो ट्रक थाने में बंद करवा दूं, चुपचाप पैसे निकालो और आगे बढ़ो। कांस्टेबल किशन लाल को यह सब देखकर बुरा लग रहा था, पर वह अपने साहब के गुस्से से वाकिफ था। बुजुर्ग किसान बिशन दास ने जैसे तैसे कुछ पैसे जोड़कर रणधीर के हाथ में रखे और लगभग रोते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। रणधीर ने पैसे जेब में डालते हुए सोचा, पहाड़ के इन सीधे लोगों को सिर्फ डंडे की भाषा समझ आती है। जब तक खौफ ना हो, पुलिस को कौन पूछता है? भीड़ में खड़े कुछ और लोग जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, ये रणधीर साहब तो हद कर रहे हैं, गरीब को सताने में ही इनकी बहादुरी है। तकरीबन 1 घंटा और बीता। सड़क पर वाहनों की कतार लंबी हो गई थी। तभी दूर एक मोड़ से 2 वाहनों का एक जोड़ा आता दिखा। यह आम गाड़ियां नहीं थीं। इनके इंजन की भारी अनुशासित गूंज अलग थी। गहरे हरे रंग के विशाल स्टेलियन ट्रक। भारतीय सेना के यह ट्रक पहाड़ी रास्तों के बेताज बादशाह थे। पहले ट्रक के पीछे जवान बैठे थे। उनके चेहरे ऊंचाई और मौसम के थपेड़ों से पके हुए थे, मगर आंखों में एक फौलादी अनुशासन था। दूसरा ट्रक पूरी तरह से ढका हुआ और सील बंद था। जैसे ही ट्रक पास आए, कतार में खड़े लोगों की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वहीं बुजुर्ग किसान बिशन दास, जो अभी भी थोड़ी दूर अपनी गाड़ी ठीक करने में लगा था, बुदबुदाया, फौज हमारे रक्षक। लेकिन इंस्पेक्टर रणधीर प्रताप की सोच कुछ और थी। उसके दिमाग में अहंकार की एक नई लहर उठी। ऊपर से आर्डर था कि हर गाड़ी चेक होगी। आज वह सबको दिखा देगा कि उसकी चौकी के आगे, चाहे वह सेना हो या मंत्री, कोई बिना चेकिंग नहीं निकल सकता। उसने अपना हाथ उठाया। रोको। सेना के पहले ट्रक के ड्राइवर ने धीमे से ब्रेक लगाया और गाड़ी को बैरिकेड से कुछ इंच पहले रोका। ट्रक से एक वरिष्ठ अधिकारी उतरे। उनके कंधे पर 3 स्टार थे। वह सूबेदार बलबीर रावत थे। उम्र 50 के पार, चेहरा शांत मगर आंखें अनुभवी और गहरी। जय हिंद इंस्पेक्टर साहब, सूबेदार ने सधे हुए स्वर में कहा। क्या बात है, आपने हमें क्यों रोका?
रणधीर ने अपनी छाती फुलाई, चश्मा नाक पर ठीक करते हुए कहा, चेकिंग चल रही है सूबेदार साहब, सब गाड़ियों की तलाशी हो रही है, इस ट्रक की भी होगी और उस पीछे वाले की भी। सूबेदार बलबीर रावत की भवें हल्की सी सिकुड़ी, पर उन्होंने संयम नहीं खोया। इंस्पेक्टर साहब, ये एक मिलिट्री कॉन्वॉय है, हम ऑपरेशनल ड्यूटी पर हैं, ये हमारे मूवमेंट ऑर्डर्स हैं। उन्होंने एक फाइल आगे बढ़ाई। हम सीमा की एक अति संवेदनशील फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं, हमें पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए। रणधीर ने फाइल को देखे बिना किनारे धकेल दिया। ऑर्डर वॉर्डर सब समझता हूं, रणधीर ने रूखेपन से कहा, पर कानून यहां मैं हूं, मुझे ऊपर से आदेश है। मतलब तलाशी तो होगी, जवानों को नीचे उतारो और पीछे वाले ट्रक में क्या है वह भी दिखाओ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। यह अप्रत्याशित था, पुलिस का सेना को रोकना, और वह भी इतने अपमानजनक तरीके से। ट्रक पर बैठे जवान ये सब देख रहे थे। उनके हाथ अपनी जगह स्थिर थे, पर जबड़ों की नसें तन गई थीं। सूबेदार बलबीर रावत ने एक गहरी सांस ली। इंस्पेक्टर रणधीर, आप शायद नियमों से वाकिफ नहीं हैं। यह दूसरा ट्रक ऑर्डिनेंस, गोला बारूद और उपकरण ले जा रहा है। इसमें हाई ऑल्टीट्यूड गियर, नाजुक कम्युनिकेशन उपकरण और जवानों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सप्लाई है। इसे सिविल पुलिस द्वारा खोलने या जांचने की अनुमति नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। रणधीर जोर से हंसा। राष्ट्रीय सुरक्षा? अरे वाह, मुझे ही सिखा रहे हो। क्या पता तुम लोग सेब की आड़ में या इन बक्सों की आड़ में वही तस्करी का माल ले जा रहे हो जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। उतारो सब जवानों को, मुझे इस ट्रक को खोलना है। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह सेना की ईमानदारी पर सीधा हमला था। एक युवा जवान जिसका खून खौल उठा था, ट्रक से लगभग कूदने ही वाला था, पर सूबेदार बलबीर रावत ने सिर्फ हाथ उठाकर उसे रोक दिया। साहब, सूबेदार की आवाज अब ठंडी और दृढ़ हो गई थी, आप अपनी वर्दी का अपमान कर रहे हैं और हमारी वर्दी का भी। हम तस्कर नहीं, सैनिक हैं। आप ये तलाशी नहीं ले सकते। अच्छा, रोकोगे मुझे? रणधीर गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हें अभी सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अरेस्ट कर सकता हूं। जैसे ही रणधीर ने खुद ट्रक की सील को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सूबेदार बलबीर रावत ने अपना फोन निकाला। उन्होंने सिर्फ एक नंबर डायल किया। सर, सूबेदार बलबीर रावत बोल रहा हूं। हम स्टेट हाईवे 35 पर देवप्रयाग चौकी पर हैं। यहाँ के लोकल इंचार्ज इंस्पेक्टर रणधीर प्रताप ने कॉन्वॉय को रोक लिया है और वे ऑर्डिनेंस ट्रक की तलाशी लेने की जिद कर रहे हैं। जी सर, स्थिति तनावपूर्ण है, वे बल प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कुछ निर्देश मिले। जी सर, फोन कट गया। सूबेदार ने रणधीर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे कमांडिंग ऑफिसर आपसे बात करना चाहते थे, पर अब वह खुद आ रहे हैं। वह पास की ही यूनिट में इंस्पेक्शन पर थे। अब आपको जो बात करनी है उन्हीं से कीजिएगा। अगले 20 मिनट शायद उस हाईवे पर सबसे तनावपूर्ण थे। सेना के जवान ट्रक से नीचे उतरकर अपने ट्रकों के पास एक अनुशासित घेरा बनाकर खड़े हो गए। वे निहत्थे थे, पर उनकी मौजूदगी किसी भी हथियार से ज्यादा भारी थी। पुलिस वाले अपनी लाठियां लिए खड़े थे, पर अब उनके चेहरों पर अकड़ की जगह घबराहट थी। रणधीर प्रताप भी समझ गया था कि मामला हाथ से निकल गया है। वह अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके माथे पर आया पसीना सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं था। भीड़ में खड़े लोग जो अब तक अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे थे, चुपचाप ये ड्रामा देख रहे थे। हवा में सिर्फ एक अजीब सी खामोशी और दूर से आती किसी गाड़ी के इंजन की आवाज थी। तेज रफ्तार से आती एक आर्मी जिप्सी धूल उड़ाती हुई सीधे बैरिकेड के पास आकर रुकी। ड्राइवर की सीट से एक नौजवान अफसर उतरा। साफ कड़क वर्दी, कंधे पर चमकते 3 सितारे, मेजर आशुतोष राणा। मेजर आशुतोष की उम्र रणधीर से कम होगी, पर उनकी चाल और उनकी आंखों की तेजी में एक ऐसा अधिकार था जो उम्र का मोहताज नहीं था। उन्होंने आते ही स्थिति का जायजा लिया। सूबेदार बलबीर रावत ने उन्हें सैल्यूट किया और संक्षेप में रिपोर्ट दी। मेजर आशुतोष सीधे रणधीर के सामने आकर रुके। उन्होंने अपना चश्मा नहीं उतारा। इंस्पेक्टर रणधीर प्रताप? उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक बर्फीला ठंडापन था। जी सर। रणधीर की अकड़ अब लड़खड़ाहट में बदल गई। मैं बस रूटीन चेकिंग। मेजर ने सूबेदार के हाथ से मूवमेंट ऑर्डर लिए और रणधीर को दिखाए। क्या आपने यह कागज देखे? इन पर प्रायोरिटी रेड की मोहर लगी है। इसका मतलब समझते हैं आप? रणधीर चुप रहा। इसका मतलब है, मेजर की आवाज ऊंची हुई,
कि इस कॉनवॉय को परमाणु हमले की स्थिति में भी नहीं रोका जा सकता और आप इसे रूटीन चेकिंग के नाम पर रोककर खड़े हैं। आपको अंदाजा है कि वह दूसरा ट्रक क्या ले जा रहा है। वह सिर्फ सामान नहीं है इंस्पेक्टर, वह उन जवानों के लिए जिंदा रहने का जरिया है जो 18,000 फुट पर बैठे हैं, जहां आप शायद 5 मिनट भी सांस ना ले पाएं। पर सर, मुझे तस्करी की खबर थी, मुझे आदेश थे। रणधीर ने अपनी आखिरी दलील दी। आदेश? मेजर आशुतोष अब गुस्से में थे। तो क्या आपके आदेश आपको सेना के ट्रकों पर शक करने को कहते हैं? क्या आपको लगता है कि हम भारतीय सेना तस्करी करते हैं? उन्होंने रणधीर के कंधे पर लगी वर्दी की तरफ इशारा किया। यह खाकी वर्दी आपको जनता की सेवा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिली है, देश के रक्षकों का रास्ता रोकने के लिए नहीं। मेजर ने अपनी कलाई घड़ी देखी। पूरे 45 मिनट। आपने एक ऑपरेशनल कॉनवॉय को 45 मिनट तक रोका है। आप पर ऑब्स्ट्रक्टिंग अ मिलिट्री कॉनवॉय इन इनएक्टिव बॉर्डर जोन का चार्ज लग सकता है। क्या आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का मतलब समझते हैं? इंस्पेक्टर, आपकी यह एक हरकत न सिर्फ आपकी नौकरी ले सकती है, बल्कि आपको कोर्ट मार्शल तक घसीट सकती है। भीड़ में अब तक सन्नाटा था, पर अब तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सही कहा मेजर साहब, इस पुलिस वाले का घमंड तोड़ो। रणधीर प्रताप का चेहरा सफेद पड़ गया था। कोर्ट मार्शल और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जैसे शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहे थे। उसे एहसास हो गया कि उसका अहंकार उसे किस गहरे गड्ढे में ले आया है। भीड़ उसकी इज्जत उछाल रही थी, जवान उसे घृणा से देख रहे थे और एक आर्मी मेजर उसके करियर को खत्म करने की ताकत रखता था। अचानक वह सारी अकड़, वह सारा घमंड पहाड़ी बर्फ की तरह पिघल गया। रणधीर ने अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज, जो कुछ देर पहले दहाड़ रही थी, अब कांप रही थी। सर, मेजर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपनी गलती मानता हूं। प्लीज कोई फॉर्मल एक्शन मत लीजिए। मेरा परिवार है सर, मेरा करियर सब तबाह हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेजर आशुतोष ने उसे कुछ पल घूर कर देखा, फिर उनकी नजरें भीड़ पर गईं, जो अब रणधीर का यह पतन देख रही थी। इंस्पेक्टर रणधीर, मेजर की आवाज अब फिर से शांत हो गई। माफी गलती का एहसास है, सजा का विकल्प नहीं। लेकिन मैं अभी मामला बढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी वर्दी मेरी वर्दी की तरह ही देश की सेवा के लिए है। पर आज आपने जो किया है वह सिर्फ एक गलती नहीं, एक सबक है। उन्होंने रणधीर के कंधे पर हाथ रखा। इस वर्दी का वजन बहुत है इंस्पेक्टर, इसे अपने अहंकार के नीचे दबने मत देना। असली ताकत अकड़ में नहीं, अनुशासन और सम्मान में होती है। हम सीमा पर गोली इसलिए नहीं खाते कि आप यहां हमारे ही जवानों को बेइज्जत करें। याद रखिएगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। मेजर आशुतोष मुड़े। सूबेदार साहब, कॉनवॉय आगे बढ़ाओ। उन्होंने सूबेदार को सैल्यूट किया, जवानों की तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया और अपनी जिप्सी में बैठ गए। इंजन गरजे। जवानों ने भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया और ट्रकों पर सवार हो गए। जैसे ही हरे रंग के ट्रकों ने आगे बढ़ना शुरू किया, पूरी सड़क भारत माता की जय और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ट्रक धूल उड़ाते हुए नजरों से ओझल हो गए। भीड़ भी धीरे धीरे छंटने लगी। इंस्पेक्टर रणधीर प्रताप वहीं सड़क के किनारे खड़ा रहा। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी इस्त्री की हुई वर्दी अब पसीने और धूल से मैली हो गई थी, पर उसे ज्यादा मैला आज उसका घमंड हुआ था। तभी वही बुजुर्ग किसान बिशन दास पास से गुजरा। साहब, बिशन दास ने कहा, पहाड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, नदी को रास्ता दे ही देता है, क्योंकि नदी पहाड़ से भी ऊंचे मकसद यानी समंदर तक जाने के लिए बहती है। फौज भी वही नदी है साहब, उसका रास्ता।